बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिन्यामिन है और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। कार्बो दूसरा वर्ड हाइड्रेट है। तो कार्बो कहते हैं कार्बन को, जबकि हाइड्रेट कहते हैं वाटर को। लिटरली इसकी मीनिंग ये होती है कि कार्बन कंटेनिंग वाटर। तो हाइड्रेटेड कार्बन को हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। इसकी लिटरली मीनिंग ये होती है। केमिस्ट्री के लिहाज से इसको कैसे डिफाइन करेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं हम अब। कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होगा। इफ वी डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट वी कैन से कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन ग्रुप। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, ये समझते हैं। दोबारा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड होंगे जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप होंगे जिसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कहेंगे। उस बहुत सारे OH ग्रुप के साथ एल्डिहाइड जुड़ा होगा या फिर कीटोन जुड़ा होगा। ऐसे कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट का नाम दे रहे हैं। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऐसा कंपाउंड है, जब हम हाइड्रोलाइज करें कंपाउंड को, अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो वहाँ पर हमें क्या मिले, वहाँ पर पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन मिले। तो ऐसे कंपाउंड को भी हम कार्बोहाइड्रेट का नाम देंगे। अब हमने ये जान लिया कि कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कैसे करेंगे। पता चला कि जब बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो कि यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको, और उस पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ या लगा हो एल्डिहाइड या लगा हो कीटोन, तो उस ग्रुप को हम नाम देंगे कार्बोहाइड्रेट का। थोड़ा सा और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें एक चीज़ समझ में आई है कि जो पॉलीहाइड्रोऑक्सी ग्रुप है ये वो ग्रुप होगा जिसमें हमें नज़र आएगा OH ग्रुप। अब जहाँ पर बहुत सारे OH होंगे उसको हम पॉलीहाइड्रोऑक्सी का नाम दे रहे हैं। अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन की, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन को समझने से पहले हमें एक और चीज़ समझनी चाहिए कि वो कार्बोनाइल ग्रुप क्या है। तो कार्बोनाइल ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें हमें कार्बन जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है डबल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और इसी कार्बोनाइल ग्रुप से बनते हुए नज़र आएंगे हमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अगर हम क्या करें, अगर हम एक काम करें कि जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, इनके ये जो दो एंड है, इनके एक तरफ R जबकि दूसरी तरफ H हम जोड़ दें तो इसी कार्बोनाइल ग्रुप को हम एल्डिहाइड करेंगे। जबकि नेक्स्ट अगर हम देखें कि कीटोन क्या है, तो इसी कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ R, दूसरी तरफ भी हमें R जोड़नी है, यानी कि रेडिकल जोड़नी है, तो हमें बनता हुआ नजर आएगा कीटोन। हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन ये कार्बोनाइल के जो है ना, कार्बोनाइल से ही बने हैं। और अगर हम अब देखें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर हम डिफाइन करें अब के कार्बोहाइड्रेट क्या है अकॉर्डिंग टू दी IUPAC सिस्टम, तो उसमें हमें एक फ्रेश नजर आएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल कंपाउंड या एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। इस एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब बहुत सारे OH जुड़ जाएंगे तो हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। अब थोड़ा जान लेते हैं कि एल्डोज शुगर और कीटोन शुगर क्या है। इन सिंपली एल्डोज शुगर हम उन शुगर को कहेंगे जिसमें एल्डिहाइड जुड़ा हो, और कीटोन शुगर उनको कहेंगे जिसमें कीटोन जुड़ा हो। और हमें एल्डिहाइड और कीटोन का बखूबी अंदाजा हो चुका है। नटशेल में कार्बोहाइड्रेट अब वो कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप के साथ कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हो, और एल्डोज शुगर वो शुगर है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, और ऐसा शुगर जिसमें कीटोन ग्रुप हो उसको हम कीटोन शुगर कहेंगे। अच्छा, कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसको कॉमनली हम शुगर भी कहते हैं और उसको सैकराइड्स भी कहते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट एक्सेप्ट पॉलीसैकेराइड। और अगर हम देखें दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स। तो मोनोमर्स के लिहाज से हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप में बांटा है। एक को हम कहेंगे मोनोसैकेराइड्स, दूसरे को ओलिगो, और नेक्स्ट वाले को पॉलीसैकेराइड्स का नाम देते हैं। समझते हैं कि मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स क्या है। मोनोसैकेराइड्स को हम कहते हैं कि ये सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल है। इसमें इसको अगर हम
ब्रेक डाउन करना चाहे, फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे, तो इनको हम ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। सिंपलेस्ट कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट का जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज ना कर पाए वो मोनोसेक्राइड से। कुछ बेसिक बातें इसके हवाले से कि ये वाइट होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगी, टेस्ट में ये स्वीट है और पानी के अंदर ये हल हो सकते हैं। जनरल फार्मूला इनका CnH2nOn है और इनके जो सफिक्स होते हैं उनको हम OSE से डिनोट करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज। सक जो ग्लूकोज फ्रक्टोज के आखिर में OSE आ रहा है, ये सफिक्स कहलाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सम मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स जो हैं यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, डी मेनोज, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज। अगर हम देखें इन सबके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मगर इनकी स्ट्रक्चर में हमें फ़र्क नज़र आएगा। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर में हमें फ़र्क नज़र आए तो उसको हम नाम देते हैं आइसोमर्स का। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है 2 एपीमर्स और 4 एपीमर्स। ये स्पेशल किस्म का एक हमारे पास आइसोमर्स का किस्म है जिसका नाम स्टीरियो आइसोमर्स, जिसको हम आगे डिफाइन करेंगे। तो उसके अंदर हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इसके अंदर एपीमर पाए जाते हैं। एपीमर्स वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें दो चीज़ों को दो स्टीरियो आइसोमर्स को अगर हम क्या करें, कंपेयर करें, तो हमें एक कार्बन एटम के ऊपर ना, एक कायरल कार्बन के ऊपर हमें फ़र्क नज़र आए, बाकी तमाम स्ट्रक्चर दोनों में सेम नज़र आए, तो उसको हम एपीमर का नाम देंगे। क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर हमें फ़र्क नज़र आ रहा है, बाकी रिमेनिंग पूरी स्ट्रक्चर सेम है, तो उसको C2 एपीमर कहेंगे। जबकि अगर हम C4 एपीमर को डिस्कस करें, यहाँ पर C4, तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ग्लूकोज को गैलेक्टोज के साथ, तो कार्बन नंबर जो 4 है हमारे पास ये, और यहाँ पर कार्बन नंबर जो 4 है, सिर्फ इस पोजीशन पे हमें फ़र्क नज़र आएगा। अगेन आई रिपीट कि कार्बन नंबर 4 H और OH लगा हुआ है, इस कार्बन नंबर 4 पर OH फिर H लगा हुआ है, तो इसको हम C4 एपीमर का नाम दे रहे हैं। बाकी रिमेनिंग पूरी स्ट्रक्चर सेम होगी। कार्बन नंबर 4 पर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। इस स्लाइड में और कुछ नहीं, सिर्फ ये मालूम करना है, ये याद करना है कि मोनोसेक्राइड्स कहाँ पाए जाते हैं। ट्रायोस हमें नज़र आएंगे जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा तो 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड बनेंगे, ट्रायोस होंगे वो। टेट्रोस नेचर में बहुत कम होता है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। पेंटोस हमें पता है DNA और RNA के अंदर राइबोज शुगर, डीओक्सी राइबोज शुगर होती है, तो वो पेंटोस है। और हेक्सोस जो है वो रिपेंट फ्रूट में, हनी में या फ्रूट शुगर में पाई जाती है। हम पहले ही एल्डोज शुगर और कीटोस शुगर को डिस्कस कर चुके हैं। इस स्लाइड में जस्ट हमें ये पता होना चाहिए जो हेक्सोस शुगर है हमारे पास, उसमें से एल्डोज कौन से हैं और कीटोस कौन से हैं। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज हमारे पास एल्डोज शुगर है क्योंकि इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। सर्बोस और फ्रक्टोज, सीकोस जो है वो हमारे पास कीटोस शुगर होते हैं क्योंकि इनके पास कीटोन ग्रुप होगा। तो हमारे पास जो हेक्सोस है उनका ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज सारे फेरस हैं, ये इनकी स्ट्रक्चर्स हैं। बस इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए कि रिंग स्ट्रक्चर इनकी कैसे होती है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ग्लूकोज जो हमारे पास है वो ये कहा जाता है कि मोनोसेक्राइड में जो सबसे मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स है वो हमारे पास ग्लूकोज है। दूसरा, ग्लूकोज कहाँ पाया जाएगा, ये स्टार्च के अंदर होगा क्योंकि स्टार्च ग्लूकोज की बनी होती है। और शुगर केन के अंदर जो सक्रोज है वहाँ पर भी ये पाया जाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिलकर सक्रोज बनाता है और वो शुगर केन के अंदर पाया जाएगा। और इसके साथ साथ फ्रूट्स में स्वीट्स, कॉर्न और हनी के अंदर भी आपको ग्लूकोज नज़र आएगा। ये आपको पिक्चर्स नज़र आ रही है हनी, ये आपको पिक्चर्स नज़र आ रही है, हनी है, आइसक्रीम है एप्पल से, तो इनके अंदर भी हमें हनी के अंदर, आइसक्रीम के अंदर और एप्पल के अंदर शुगर नज़र आएगी और उस शुगर को हम ग्लूकोज का नाम दे रहे हैं। तो अब जो टॉपिक है वो है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को समझने से पहले एक ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिसमें हमें राइबोस दिखाया गया है। राइबोस लीनियर फॉर्म में ये स्ट्रक्चर है और साइक्लिक फॉर्म में ये है। थोड़ा सा समझते हैं कि राइबोस जो है लीनियर से कैसे साइक्लिक फॉर्म में बनता है। तो नोट करना है, एक कार्बन नंबर 1, दूसरा कार्बन नंबर 4। इस कार्बन नंबर 1 में अगर हम देखें
तो हमें नज़र आ रहा है एक ग्रुप जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कह रहे हैं। इस एल्डिहाइड ग्रुप में लगा हुआ है ओ डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। और साथ में अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 4 है, इस कार्बन नंबर 4 के साथ नज़र आ रहा है हमें OH। तो ये जो ये हमें नज़र आ रहा है OH। तो अब पहला कार्बन और राइबोज का जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, फोर्थ कार्बन, इनके दरमियान क्या चेंजिंग आती है ये समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन नंबर 1 के साथ जो ग्रीन कलर से शो किया गया है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन कार्बन के साथ। और कार्बन नंबर 4 के साथ भी आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन जो कार्बन नंबर 4 पर है, अगर ये शिफ्ट हो जाए कार्बन नंबर 1 पे, तो O अकेला नहीं होगा, यहाँ H भी इसके साथ आ जाएगा। और OH जब आएगा तो वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा। तो कार्बन नंबर 1 के साथ OH अटैच हो जाएगा एक तरफ, दूसरी तरफ हाइड्रोजन होगा। इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो हमें स्ट्रक्चर कुछ यूँ मालूम होगी। तो कार्बन नंबर 1 के साथ OH दिखाया गया है, जबकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। ये वही एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एक तो कार्बन नंबर 1 की बात समझ में आ रही है। दूसरा, हमारे पास जो कार्बन नंबर 4 है, इस कार्बन नंबर 4 के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है कार्बन नंबर 4 पर, तो ये ऑक्सीजन जो है बॉन्ड बनाएगा कार्बन नंबर 1 के साथ। तो स्ट्रक्चर कुछ ओवरऑल नज़र जो हमें आएगी रिंग फॉर्म में, तो हमें ऑक्सीजन नज़र आ रहा है यहाँ पर ये। अब ये ऑक्सीजन एक तरफ से जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 4 के साथ, जबकि दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 1 के साथ। तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है। तो 5 कार्बन काउंट करेंगे तो दोनों में लीनियर में भी नज़र आएंगे और साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी नज़र आएंगे। इन शॉर्ट हमें ये समझना है कि कार्बन नंबर 1 बॉन्ड बना रहा है कार्बन नंबर 4 के साथ बाय ऑक्सीजन के ज़रिए से। तो एक स्ट्रक्चर जो बनती हुई नज़र आएगी वो आपको रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर नज़र आएगी। तो स्ट्रक्चर का कोई सवाल तो खैर आता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये बनी कैसे है, थोड़ा सा एक इंट्रो दिया है हमने। अब आ जाते हैं इसी स्लाइड पर। इसी में क्या लिखा हुआ है कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे है। तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बताया ये गया है कि केमिकल जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, वो हमारे पास लीनियर फॉर्म में भी होती है और साइक्लिक फॉर्म में भी होगी, मगर जो साइक्लिक फॉर्म में है वो ज़्यादातर स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। तो साइक्लिक में नेचर में जो साइक्लिक फॉर्म वाला ग्लूकोज है वो ज़्यादा पाया जाता है, इसको हम रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है लीनियर और साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। ये लीनियर और ये ग्लूकोज, ये पहला कार्बन है और यहाँ पर कार्बन नंबर 5 है, दोनों मिले हुए हैं ऑक्सीजन के ज़रिए। इस स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि अल्फ़ा शुगर क्या है और बीटा शुगर क्या है। अल्फ़ा शुगर वो शुगर कहलाती है जिसमें कार्बन नंबर 1 पर साइक्लिक फॉर्म में OH ग्रुप डाउनवर्ड हो। अगर OH ग्रुप डाउनवर्ड है तो वो अल्फ़ा शुगर है, और बीटा शुगर वो होगी जिसमें OH ग्रुप जो है टॉप पर होगी। अगर OH ग्रुप टॉप पर है, अपवर्ड है, तो वो बीटा शुगर कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स वो आइसोमर्स हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दो कंपाउंड उठाए तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, और उसकी ना सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मगर उनमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं और बॉन्ड्स की जो अरेंजमेंट है वो भी सेम हो, मगर जो डिफरेंट करेंगे कि उनकी ओरिएंटेशन कैसी है बॉन्ड्स की। मिसाल, स्पेस में एटम के जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ा डिफरेंट होगी। जैसे कि हमारे पास ये डी ग्लूकोज है, अगर इस डी ग्लूकोज को देखें और कंपेयर करें इस एल ग्लूकोज के साथ, तो दोनों का फार्मूला सेम है। तो पहली बात तो ये तय हुई। दूसरी बात जो हमने डिस्कस की वो ये है कि भाई हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है, मगर क्या एटम में लगे हुए बॉन्ड्स भी सेम है? तो बिल्कुल हमें वो भी सेम नज़र आएंगे। ये हमें सेकेंड लास्ट कायरल कार्बन नज़र आ रहा है। इसके चारों तरफ देखें तो एक तरफ ऊपर कार्बन है, इसके भी एल ग्लूकोज के भी ऊपर कार्बन है, और एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ OH है। सिमिलरली एल ग्लूकोज में भी H और OH लगा हुआ है, और लास्ट में CH2OH लगा हुआ है।
तो बॉन्ड भी एक जैसे लगे हुए हैं, मगर ओरिएंटेशन में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। वो कैसे फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि जो डी ग्लूकोज है उसमें आपको OH नज़र आ रहा है राइट साइड, जो एल ग्लूकोज है उसमें आपको OH नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड। तो हमने क्या देखा, स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, और उसके साथ साथ दो मॉलिक्यूल को कंपेयर कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और बॉन्ड्स की अरेंजमेंट भी सेम है, मगर स्पेस के अंदर उन एटम्स की जो ओरिएंटेशन है उनमें आपको फ़र्क नज़र आए तो उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। अब हम बात करते हैं इनैंशोमर्स की। तो ये इनैंशोमर्स क्या होते हैं? ये इनैंशोमर्स आइसोमर्स का ही एक किस्म है। इनैंशोमर्स को समझने से पहले एक चीज़ जो है वो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे जो दोनों हाथ हैं, अगर उन दोनों को एक दूसरे के सामने करें तो वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नज़र आएंगे। सिमिलरली डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज को भी देखेंगे तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज नज़र आएंगे। मगर मैं यूँ कहूँ कि अपना राइट हैंड जो है वो आप उसकी जो पाम है ज़मीन पर रखें या किसी भी बेड पर रखें, और इसी हाथ के ऊपर एक और हाथ रखें जो आपका लेफ्ट हैंड है। तो जैसे ही आप लेफ्ट हैंड उस हाथ के ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल उनकी फिंगर एक दूसरे के ऊपर जो है ना सुपर इम्पोज नहीं होगी। जहाँ थंब होगा राइट हैंड का, वहाँ आपके लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर आ जाएगी, और जहाँ राइट हैंड का नेल होगा वहाँ आपके लेफ्ट हैंड की थंब आ जाएगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर फिंगर जो है सुपर इम्पोज अगर करने की कोशिश करें तो नहीं होंगे। फ्रंट फिंगर्स के एक जैसी फिंगर एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो पाएगी, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो इनैंशोमर्स क्या होंगे? इनैंशोमर्स वो स्ट्रक्चर है जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे मगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना होंगे। मिसाल डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की बात करें तो OH ग्रुप आपको नज़र आ रहा होगा, एक राइट तरफ है एक लेफ्ट तरफ। ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी करना चाहें तो ना हो पाएंगे। अब बात करते हैं कि डी ग्लूकोज क्या है और एल ग्लूकोज क्या है। तो आसान है बहुत ज़्यादा। डी ग्लूकोज अगर लीनियर स्ट्रक्चर हम देखें ग्लूकोज की, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की, तो जो डी ग्लूकोज होगा वो ग्लूकोज ऐसा ग्लूकोज जिसका जो सेकंड लास्ट कार्बन है जिसको हम कायरल कार्बन कह रहे हैं उसमें OH ग्रुप अगर जो रेड राइटिंग से नज़र आ रहा है अगर वो राइट साइड पर है तो ऐसे ग्लूकोज को डी ग्लूकोज कहेंगे। इन सिंपल डी ग्लूकोज वो ग्लूकोज हुआ जिसका सेकंड लास्ट जो कार्बन है उसका जो OH ग्रुप है वो राइट साइड हो, और एल ग्लूकोज सेकंड लास्ट कार्बन का जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड हो, तो उसको ये जो आपको लेफ्ट साइड नज़र आ रहा है तो वो हमें एल ग्लूकोज उसको हम एल ग्लूकोज कहेंगे। तो क्या समझ में आया इस स्लाइड में? डी ग्लूकोज वो ग्लूकोज होगा जिसका OH ग्रुप राइट साइड हो सेकंड लास्ट कार्बन का, और एल ग्लूकोज वो ग्लूकोज है जिसका सेकंड लास्ट कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट साइड हो। अच्छा, डी से मुराद डेक्स्ट्रो होता है और डेक्स्ट्रो का मतलब है राइट साइड, और एल का मतलब लिवो होता है तो OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो लिवो का मतलब लेफ्ट साइड होता है। इस स्लाइड में हम इम्पोर्टेंट देखेंगे कि एल ग्लूकोज की क्या है। तो एल ग्लूकोज जो हमारे पास है एल शुगर, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? नॉर्मली जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो डी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकें, मगर जब ये एल ग्लूकोज अगर हम आर्टिफिशियली बनाकर हम यूज़ करेंगे तो ये क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा है और स्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक एक जैसी है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी हद तक मैच होगी, मगर जो एंजाइम है जो उनकी एक्टिव साइट है वो इस एल शुगर के साथ मिसमैच होगी, फिट नहीं होगी, तो ब्रेक डाउन इसको नहीं कर सकेंगे। इससे फिर फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो उन वो मिठास जो है या स्वीटनेस है उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो एल शुगर खाते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि इनकी कैलोरीज भी नहीं बढ़ती। तो एल ग्लूकोज के बारे में कहा जाता है ये कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है हमारे पास। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स टेस्ट में मीठे हैं और इनमें कोई भी कैलोरीज नहीं होती। डी शुगर हमें पता है, डी शुगर को हम राइट हैंडेड शुगर भी कहते हैं और ये नेचर में पाया जाता है। एल शुगर के बारे में कहा जाता है इसको हम लेफ्ट हैंडेड शुगर भी कहते हैं और इनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। फ्रक्टोज के बारे में सिर्फ ये जान लें कि ये टेस्ट में स्वीट होते हैं और ये पके हुए फल फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं फल फ्रूट, इनके अंदर फ्रक्टोज है।
गैलेक्टोज के बारे में, गैलेक्टोज कहाँ होगा, ये मिल्क में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में कि ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं। ओलिगोसैकेराइड्स वो शुगर मॉलिक्यूल है जिसमें मोनोमर्स जो है वो 2 से लेकर 10 तक हों। अगर मोनोमर्स 2 से लेकर 10 तक हैं, उनको हम क्या नाम देंगे, उनको हम ओलिगोसैकेराइड का नाम दें। अब हमारे पास जो ओलिगोसैकेराइड्स है उनको 2 ग्रुप में बांटा है हमने, एक है डाइसैकेराइड और एक है डेक्स्ट्रिन। डाइसैकेराइड, डाई का मतलब 2 और सैकेराइड का मतलब शुगर मॉलिक्यूल या मोनोसैकेराइड्स। अगर 2 मोनोसैकेराइड सिर्फ मिल रहे हैं तो वो ओलिगोसैकेराइड्स कहलाएंगे, और 3 से अगर 10 मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो उनको हम डेक्स्ट्रिन का नाम देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नज़र आ रहे हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास डाइसैकेराइड में जब ग्लूकोज और ग्लूकोज 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे तो डाइसैकेराइड बनेगा और वाटर भी बनेगा, और इस डाइसैकेराइड का नाम माल्टोज है। जब ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ मिलेगा तो लैक्टोज बनेगा और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली जब ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिलेगा तो सक्रोज बनेगा जो कि डाइसैकेराइड है और वाटर भी प्रोड्यूस होगा। और ये तमाम तर जो प्रोसेस है कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है। अब पढ़ते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। तो रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर्स होते हैं जो कि खुद ऑक्सीडाइज होंगे और किसी और सब्सटेंस को वो रिड्यूस करेंगे। अगर हमने रिड्यूसिंग शुगर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे फेरिक सोल्यूशन है, उनके साथ मिक्स करके रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जो रिड्यूसिंग शुगर होंगे वो क्या करेंगे कि खुद तो ऑक्सीडाइज होंगे मगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके उनको रिड्यूस करेंगे, इसलिए उनको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। और नतीजे में सॉल्यूशन का कोई ना कोई कलर जो चेंज होगा। हमारे पास माल्टोज लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि फेलिंग सोल्यूशन है उसके साथ रिएक्शन करवाए कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज ना हो तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। एग्जाम्पल में सक्रोज नज़र आ रहा है कि जो सक्रोज है हमारे पास वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इस स्लाइड में हमें नज़र आ रहा है कि ग्लूकोज की एक स्ट्रक्चर है जो कि रिंग फॉर्म में है। अब रिंग फॉर्म में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर सॉल्यूशन के अंदर, ये रिंग फॉर्म पानी के अंदर या एक सॉल्यूशन के अंदर रिंग फॉर्म की स्ट्रक्चर जो है वो ओपन चेन में भी तब्दील हो सकती है। अगर ये ओपन चेन में तब्दील होगी सॉल्यूशन के अंदर तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा। अगर ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है कार्बन नंबर 1 पर अगर इसको हम फेलिक सोल्यूशन में रख कर पानी के ऊपर कंटेनर रखें, कंटेनर के ऊपर पानी रखें और इसको थोड़ा हीटअप करें तो फेलिक सोल्यूशन से ये रिएक्ट करेगा, और नतीजे में क्या होगा कि सोल्यूशन का कलर चेंज होगा क्योंकि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो रिएक्शन में हिस्सा लेगा। तो रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होंगे जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन ग्रुप भी हो सकता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिलकर रिएक्शन करेगा और सोल्यूशन का कलर चेंज करेगा, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले सब्सटेंस को वो रिड्यूस कर रहा है। इस वजह से इसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। अब जो रिड्यूसिंग शुगर है उनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है और ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा। नतीजे में हमें पता चल जाएगा कि शुगर रिड्यूसिंग है या नहीं। अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो रिड्यूसिंग शुगर होगा। रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो डाइसैकेराइड्स भी हमारे पास हैं। जब 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो डाइसैकेराइड बनेगा। तो जो उनका कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर वो दोनों कार्बोनाइल ग्रुप में से कोई एक भी एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन, अगर वो फ्री होगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। अगर दोनों कार्बोनाइल में कोई भी फ्री नहीं है तो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे। सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज और लैक्टोज जो है वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में हमें एक तस्वीर नज़र आ रही है रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स की। अगर देखें, पहले इस तस्वीर को देखते हैं जो लैक्टोज की है। तो लैक्टोज में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, और इसमें कार्बन नंबर 1 में जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो तो फ्री नहीं है, जबकि ग्लूकोज जो कि कार्बन नंबर 1 बीटा लिखा हुआ है ये फंक्शनल ग्रुप इसका फ्री है। तो क्योंकि एक भी फंक्शनल ग्रुप फ्री होगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। अगर हम बात करें ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर जो माल्टोज बनते हैं तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप दोनों बिजी हैं, मगर ये कार्बन नंबर 1 पे जो ग्लूकोज है
इसका फंक्शनल ग्रुप फ्री है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, तो ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। अगर हम बात करें नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हम देखें तो जो हमारे पास सक्रोज है उनको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, क्योंकि फ्रक्टोज का जो कीटोन ग्रुप है और ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये दोनों जो है आपस में एसोसिएट होकर यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है, तो ऐसे शुगर को हम क्या नाम देंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है। जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में कंबाइन होंगे और वाटर भी प्रोड्यूस होगा, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। दो मोनोसेक्राइड जब आपस में मिलेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड का नाम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है, अगर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ये ग्लूकोज ये दूसरा ग्लूकोज, जब दोनों कंबाइन होंगे तो हमें माल्टोज नजर आएगा। स्लाइड में याद करने की चीज़ ये है कि जब ये दो ग्लूकोज कंबाइन हो रहे हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उनका नाम 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक का कार्बन नंबर 1 है, दूसरे का कार्बन नंबर 4 है और इन दोनों के दरमियान यहाँ बॉन्ड बन रहा है, इसलिए 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगा। अगर बात करें हम सक्रोज की, तो सक्रोज बनता है एक ग्लूकोज दूसरा फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से। अब जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो बनेगा सक्रोज, और यहाँ जो लिंकेज है उस लिंकेज का नाम होगा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि एक का कार्बन नंबर 1 है, दूसरे का कार्बन नंबर 2 है। फ्रक्टोज का 2 और ग्लूकोज का 1, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे जिनका नाम 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। अगर हम बात करें लैक्टोज की, तो जो लैक्टोज है हमारे पास, तो वो बना होता है ग्लूकोज दूसरा गैलेक्टोज मोनोमर का, और इनके दरमियान भी जो बॉन्ड है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड होगा। अगर हम बात करें पॉलीसेक्राइड्स की, तो पॉलीसेक्राइड जो है हम उसको कहते हैं जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड, मतलब 10 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा बहुत सारे मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइन होंगे तो पॉलीसेक्राइड बनेगा। और जो हेक्सोज है वो ज़्यादातर मिलते हैं, जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मोनोमर बहुत सारे मिलेंगे आपस में, और उन्हीं की वजह से जो है ना वो ज़्यादातर पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलीसेक्राइड के लिए हेक्सोज का होना ज़रूरी है। पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास 4 किस्म के हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन। अच्छा, तो स्टार्च जो है हमारे पास, उसको देखते हैं। कहा जाता है कि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, पानी के अंदर ये हल नहीं हो सकता, और अगर इसको हम हाइड्रोलाइज करें तो हमें जो हासिल होगी वो सिंपल शुगर हासिल होगी, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर स्टार्च को हम रिएक्शन करवाएं स्टार्च का आयोडीन सोल्यूशन के साथ, तो जो सोल्यूशन का कलर चेंज होकर ब्लू हो जाएगा, तो हमें समझ में आ जाएगी बात कि सोल्यूशन के अंदर स्टार्च मौजूद है। तो स्टार्च के जो एग्जाम्पल है, कहाँ कहाँ पर स्टार्च होगी, पोटैटो और सीरियल्स के अंदर स्टार्च पाई जाती है। और एक बात कि स्टार्च जो है वो खुद पॉलीसेक्राइड से, और स्टार्च बनी भी पॉलीसेक्राइड से हुई है। इसका क्या मतलब है? स्टार्च के अंदर अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट चेन नज़र आएगी जिसको हम अमाइलोज कहते हैं, दूसरी फिर ये बहुत सारी ब्रांच चेन नज़र आएगी जिसको हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। स्टार्च के अंदर अमाइलोज की चेन भी पॉलीसेक्राइड है और अमाइलोपेक्टिन की चेन भी पॉलीसेक्राइड है, तो यूँ भी कहा जाता है कि स्टार्च इज पॉलीसेक्राइड विच इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड, तो भी गलत ना होगा। इस तस्वीर में अगर हम देखें तो हमें जो स्टार्च नज़र आ रहा है उसमें एक अमाइलोज दूसरी अमाइलोपेक्टिन की चेन नज़र आ रही है। ये अमाइलोज है और ये अमाइलोपेक्टिन की चेन है। तो यहाँ पर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की जो चेन है, जहाँ पर ये जुड़े हुए हैं, इस लिंकेज को हम 1,6 लिंकेज का नाम देते हैं। अगर एक स्ट्रेट चेन है अमाइलोज की, उसके साथ अगर जुड़ा होगा साइड चेन, तो वहाँ लिंकेज जो होगी वो 1,6 लिंकेज होगी। बाकी तमाम तरह ग्लूकोज 1,4 लिंकेज के साथ जुड़े होंगे, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ जुड़े होंगे। दूसरा जो हमारा पॉलीसेक्राइड्स है उसका नाम सेलुलोज है। अब जो सेलुलोज के बारे में इम्पोर्टेंट बात सबसे ज़्यादा ये है कि नेचर में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है तो वो सेलुलोज ही है। सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी, सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। द सेकंड मोस्ट वन इज काइटिन। तो ये बना किसका हुआ है? इट्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और हमें ये कहाँ नज़र आएगी सेलुलोज? ज़्यादातर ये प्लांट की जो सेल वाल है वो ग्लूकोज की सेलुलोज की बनी होगी। तो सेल वॉल बनाने में सेलुलोज का अहम रोल है। अगर इफ़ वी रिएक्ट विद
सेलुलोज सोल्यूशन विद आयोडीन, तो फिर क्या होगा, कोई भी कलर में चेंजिंग हमें नज़र नहीं आएगी। इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास लीव है, लीव बना होता है सेलों का। इस सेलों के अंदर आपको नज़र आ रही होगी सेल वाल, और ये जो सेल वाल है इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो हमें जूम इन करने के बाद पता चलेगा कि ये बहुत सारे यूनिट्स मालिक्यूल के बने हुए हैं, जिसमें ग्लूकोज के मालिक्यूल लीनियरली अरेंज है, और ये बहुत सारे ग्लूकोज के मालिक्यूल अरेंज होकर स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर का नाम सेलुलोज है। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की। तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन हमारे पास ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे तो ही ग्लाइकोजन बनेगा। ये बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर और मसल सेल एनिमल के अंदर पाया जाता है। और उसके साथ साथ अगर देखें तो ये बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का। अगर पानी के अंदर हम इसको हल करने की कोशिश करें तो ये हल नहीं होगा। स्ट्रक्चर इसकी कॉम्प्लेक्स है। इसको हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं स्टार्च के साथ। तो ग्लाइकोजन जो है वो रेड कलर देगा अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करें। यहाँ ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है, ये ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर है। अच्छा, काइटन के बारे में डिस्कस करते हैं। काइटन क्या है? काइटन हमारे पास सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है जो अर्थ के ऊपर पाया जाता है। ये होमोपॉलीसेक्राइड है। होमोपॉलीसेक्राइड से मुराद ये सिर्फ एक ही चीज़ का बना होगा और इसका मोनोमर एक ही होगा, बार बार उसी के ही रिपीटेड यूनिट्स मिलकर ये बनेगा। और इसका जो मोनोमर्स है उनका नाम क्या होगा? उनका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ये इनके मोनोमर्स का नाम है। ये मॉडिफाइड शुगर होती है, जो ग्लूकोज हम पढ़ चुके हैं, ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो एक एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन दूसरे के साथ मिलेगा, जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम है बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये तस्वीर हमें नज़र आ रही है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन की स्ट्रक्चर है। अब ऐसे बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन जब आपस में कंबाइन होंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसका नाम जो है काइटन होगा। तो हम कह सकते हैं पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन इज काइटन। तो हम इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है एक ग्रुप जिसका नाम है एन एसिटाइल ग्रुप। एन एसिटाइल क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन है और एसिटाइल दो कार्बन इसके अंदर शामिल है। और दूसरा हमारे पास ये नज़र आ रहा है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। अब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंजिंग हुई है। उस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है और नाइट्रोजन के साथ फिर जुड़ा है एन एसिटाइल ग्रुप। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन बहुत सारे ऐसे यूनिट मिलकर पॉलीमर बनाएंगे। अच्छा, एक जो बात अहम है वो ये है कि इनकी अरेंजमेंट कैसे है। एक में एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का जो एन एसिटाइल ग्रुप है वो डाउनवर्ड लगा होगा, दूसरे का अपवर्ड, फिर नेक्स्ट वाले का डाउनवर्ड। इस तरह से बहुत सारे मिलकर जो है वो पॉलीमर बनाएंगे। अब जो एग्जांपल है काइटन के वो क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं तो उनकी जो आउटर जो स्किन है इसकी बड़ी हार्ड होती है इनकी, और स्नेल वगैरह इनकी आउटर स्किन जो है वो बड़ी हार्ड होगी, जो आउटर शेल कहलाता है। तो वो जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो जिनकी बनी हुई है उनको हम काइटन कहते हैं। तो काइटन जो है वो एक्सोस्केलेटन बनाने में अहम रोल प्ले करता है। अब जरा देखते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन के लिहाज से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? तो नंबर 1 वो हमें देगा एनर्जी। तो ये एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है और ये सेल वॉल भी बना सकता है, और आर्थ्रोपोडा के अंदर या इंसेक्ट्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो बनाने में भी अहम रोल प्ले करता है। तो तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी क्वेरी हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।